वेलकम टू एम रेलवे। आज हम लोग जो है ये पॉलिटी की क्लास 5th है, ठीक है। आज हम लोग डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पढ़ेंगे। दो भी जो डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो दो भी चीज़ें जो है हमने बोरो की है, ठीक है। किस कंट्री से बोरो किया वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। एक क्विक रिकैप करते हैं जो अभी तक 4 क्लासेस में हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली क्या चीज़ है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमने देखा है पार्ट 1, जिसमें हमने आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 देखा है, ठीक है। और हमने देखा है पार्ट 3, जिसमें हमने फंडामेंटल राइट्स देखे थे ना। फंडामेंटल राइट्स कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। आप रिवाइज करते रहिए प्लीज़, क्योंकि पॉलिटी रिवाइज करते रहना चाहिए। एक्चुअली जीके ही है, जो भी सब्जेक्ट्स जीके के हैं वो सारे के सारे आपको रिवाइज करते रहना है, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट का मतलब यहाँ पे आता है कंट्री, ठीक है। इंडिया के बारे में बात हो रही है। तो देखिए ये कंसेप्ट जो है वो आयरलैंड से बोरो किया गया है। कहाँ से बोरो किया गया है? आयरलैंड से बोरो किया। इसका मतलब ये नहीं जैसा मिला उस तरह से छाप दिया, बिल्कुल नहीं। जैसे हम लोग असाइनमेंट छापते हैं उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि ये आइडिया इन्हें पसंद आया, ये पॉलिसी पसंद आई, हमारे जो भी लॉ मेकर्स थे उनको पसंद आई, तो उन्होंने क्या वो अडॉप्ट की और उसमें थोड़े से चेंजेस किए, जैसे इंडिया के हिसाब से चेंजेस किए गए, ठीक है। तो डायरेक्टिव जो डीपीएसपी है वो एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शंस किस बारे में है कि देखिए हम तो अभी जो है 2020 के बच्चे, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स, हम तो नहीं जा सकते 1946 में, ना ही 1946 वाले अभी 2020 में आकर बैठ सकते और ना ही हमको एडवाइस दे सकते हैं। एक तरह से एडवाइस है ये कि आपको अगर पॉलिसी बनानी है आगे चलकर इंडिया या भारतीयों के लिए, ठीक है, इंडियन लोगों के लिए, तो आपको क्या चीज़ें हैं जो दिमाग में रखनी है, आपको क्या चीज़ें हैं जो 101% उस पॉलिसी में इम्प्लीमेंट करनी है, बस यही डीपीएसपी बताता है, ठीक है। तो डीपीएसपी जो है आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है, ठीक है। आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक है। तो उसमें जो है पॉलिसी मेकर्स हमको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दैट्स इट, इतना ही है। और नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब हम लोग जो है डीपीएसपी को कोई भी डीपीएसपी को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता, ये नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है, समझ में आया। अगर इसे ही चैलेंज कर दिया जाए तो मेन जो मुद्दा है पॉलिसी बनाने का, जो मेन चीज़ें ऐड ऑन करनी चाहिए हमारी पॉलिसी में, वही नहीं रहेंगी। इसलिए बहुत दिमाग लगा के जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन्होंने देखा कि नहीं, इसे हम नॉन जस्टिसिएबल रखते हैं तो ये चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या है वो चीज़ें, ये देखते हैं। आर्टिकल 39 इंपॉर्टेंट है इसमें। आर्टिकल 39 के हिसाब से एक कंट्री में जब भी पॉलिसी बनाई जाए तो ये चीज़ें उनमें ऐड ऑन हो, जैसे कि देयर शैल बी एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ऑल। मतलब क्या? रोटी कपड़ा मकान सबको मिलना चाहिए, ठीक है। कोई भी पॉलिसी बना रहे हो आप, ठीक है, जैसे घरकुल योजना है, सौभाग्य जो योजना है, हर घर बिजली योजना, इस तरह की जो योजना बना रहे हो तो उसमें उसके लिए तो आपके पास पहले घर तो होना चाहिए, है ना। आपके पास ज़मीन होनी चाहिए, आपके पास गैस के लिए जो है वो कनेक्शन होना चाहिए, इतना सब कुछ होना चाहिए। तो वो एडिक्वेट लाइवलीहुड, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ों की जो है एडिक्वेट अमाउंट में, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं इसे, लाइवलीहुड शैल बी एडिक्वेट अमाउंट में होना चाहिए वो चीज़ें, ठीक है, लाइवलीहुड फॉर ऑल। नेक्स्ट क्या है? मटेरियल रिसोर्सेज जो है कंट्री के, जैसे देखिए कोई मेटल मिल गया, ठीक है, कोई मेटल मिल गया, या फिर इंडियन रेलवेज भी एक मटेरियल रिसोर्सेज की तरह ही काम करती है, तो वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मैन के लिए इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। मतलब उसका जितना भी पैसा आ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन मैन के भले में होना चाहिए। रेलवेज़ के टिकट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मटेरियल हमारे यहाँ मिलता है, ठीक है, कोई मटेरियल जैसे मुल्तानी मिट्टी मिलती है हमारे यहाँ, बाहर देश में नहीं मिलती तो वहाँ पे बहुत महंगी होती है मुल्तानी मिट्टी, पाकिस्तान में तो बहुत महंगी होती है, लेकिन हमारे यहाँ मिलती तो हमें वो सस्ते में मिलनी चाहिए, है ना। अगर बाहर से भी कोई मटेरियल सोर्सेस आ रहे हैं तो वो भी थोड़े से कम दाम में हमें मिलनी चाहिए। इस तरह से अगर इंडिया के है तो लाजमी है कि हमें थोड़ा सस्ता मिलना चाहिए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग सिर्फ भारतीयों के लिए होना चाहिए, ये बात है, ठीक है। सेकेंड वन ये होगा। थर्ड वन क्या है? देयर इज़ नो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेल्थ इन फ्यू हैंड्स, जो कि बिल्कुल सच नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो कुछ ही हाथों में नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि 90% ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ सिर्फ 10% लोगों के पास है इंडिया में। अगर आप इकोनॉमिक्स टाइम वगैरह पढ़ते होंगे तो आप जान लेंगे, जो 90% लोगों के पास जो है, 10% लोगों के पास 90%
रेवेन्यू जाता है इंडिया का। और कुछ समय बाद जो भी फेमस इकोनॉमिस्ट है उन लोगों ने बताया है कि ओनली 1% लोगों के पास 99% जाएगा और सिर्फ 1% जो है बाकी 99% लोगों के पास आएगा। मतलब अगर आगे जाकर हमारी जीडीपी सही नहीं हुई तो फिर गरीब गरीब ही रहेगा, अमीर अमीर ही रहेगा, ये खाई कभी भी नहीं भरेगी, ये बात है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, अगर आप सेम जैसे कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, हर जगह प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सरकार का एक ही मोटो है कि अगर आप कुछ इक्वल काम कर रहे हो, ठीक है, आप अगर 2 घंटे के लिए पढ़ा रहे हो तो आपको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। अभी टीचर्स लोगों का कैसा होता है, उनके 2 से 3 लेक्चर होते हैं लेकिन उनको सैलरी 50K 60K इस तरह से मिल जाती है ना। लेकिन अगर आप 2 और 3 लेक्चर्स कर रहे हो तो आपको उसी के हिसाब से पैसे मिलेंगे। इसे कहते हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना। तो हमने DPSP कहाँ से ली है, आयरलैंड से ली है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कहाँ से क्या चीज़ बोरो की है, इसका एक लिस्ट दिया जाएगा आपको, वो आपको सीधा सीधा रट्टा मारना है। ठीक है, ऐसे पढ़ते पढ़ते तो आप लोग जान ही जाओगे, है ना। जैसे हमें पता चल गया अभी फंडामेंटल राइट जो है हमने USA से लिए है। ठीक है, किसी को प्रीएम्बल जो है हमने USA से लिया है ना, प्रीएम्बल जो है हमने USA से लिया है। और किसी को निकालना है, किसी बड़ी व्यक्ति को, जैसे प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, CGI को, किसी को भी निकालना है उसकी जगह से या फिर उसके पोस्ट से इम्पीचमेंट करानी है तो वो हमने USA से लिया है। जैसे एक ट्रिक भी बताई थी, मैंने कहा था कि जैसे डोनाल्ड ट्रम्प कहते हैं यू आर फायर्ड, इसका मतलब जो भी इम्पीचमेंट की चीज़ें हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो 101% आँख बंद करके टिक कर दो, USA से हमने वो चीज़ ली है। ठीक है, तो ये था आयरलैंड से ली हुई पॉलिसी DPSP। ठीक है, DPSP इज नथिंग बट एडवाइस फ्रॉम आवर एंसेस्टर टू अस, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल 40 के हिसाब से क्या है कि एक कंट्री में हमेशा एक पंचायत होना चाहिए। क्या मतलब है, जो छोटा टाउन होता है वहाँ पे एक बॉडी होनी चाहिए जो गवर्न मतलब वहाँ की सरकार चला सके, उनके हिसाब से, उनके कल्चर के हिसाब से, बिल्कुल भी उनके कल्चर को धक्का ना लगे, है ना। तो बलवंत राय मेहता कमेटी फॉर्म की गई और उन्होंने 3 टायर सिस्टम जो है अपनी एडवाइस की कि 3 टायर सिस्टम होनी चाहिए हर गांव में। तो उसके पहली सिस्टम जो है वो ग्राम पंचायत होने के लिए 1000 से लेके 25,000 तक की पॉपुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, 1000 से लेके 25,000 तक की। अगर आपके गांव में 1000 लोग हैं तो वहाँ पे ग्राम पंचायत हो सकती है। ठीक है, अब ग्राम पंचायत हो गई। अगर सपोज आपके यहाँ पे 1000 ही लोग नहीं है, बहुत ही छोटा गांव है, तो वो छोटा गांव जो है वो ग्राम पंचायत जो समिति होती है, पंचायत समिति में ही ऐड ऑन हो जाएगा। और पंचायत समिति क्या होती है, 4-5 जो ग्राम पंचायत होती है उनका ग्रुप होता है। ठीक है, पंचायत ऑफ सम विलेजेस ऐड ऑन टू पंचायत समिति। समझ में आया कि ग्रुप होता है पंचायतों का और फिर वो पंचायत समिति बनता है। समिति से समझ में आ रहा है ना, ग्रुप। ठीक है, फिर आता है जिला परिषद जो है ये बहुत सारे पंचायत समितियों का मिलके जिला परिषद बनता है। ठीक है, जिला परिषद मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में तो बहुत सारे पंचायत आएंगे ना, है ना। इस तरह से जो है जिला परिषद होता है। जिला परिषद में लोकल लोग ही काम करते हैं। आप देखना जिला परिषद पे कोई भी कलेक्टर भी आकर फैसले नहीं दे सकता, क्योंकि वो चीज़ सिर्फ लोकल लोगों के लिए है। पंचायत में भी पंचायत जो सरपंच होता है उनका ही राज चलता है। इस तरह से राज इन द सेंस कि उन्हें इलेक्ट किया जाता है और वही गवर्न करते हैं। ठीक है, तो वीडियो होता है जिला परिषद में, इस तरह से याद रखिए। ठीक है, तो 3 टायर सिस्टम है हमारी पंचायत में। 3 टायर सिस्टम है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, और ये नोट याद रखिए, फर्स्ट पंचायत जो बनी थी 1959 में नागौर राजस्थान में बनी थी। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पंचायत समिति जो कमेटी बनाई गई थी उसके हेड कौन थे, तो बलवंत राय मेहता। और दूसरी बात, सबसे पहली पंचायत कहाँ बिठाई गई, तो वो थी राजस्थान, नागौर, 1959। आप भूलोगे नहीं, एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है ना 10 से 15 क्लासेस होने के बाद पॉलिटी के ना एक साथ ही बैठ के एक ही सीटिंग में सारे जो क्लासेस है कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि क्लासेस ज़्यादा बड़ी नहीं है, 23-20 मिनट की ही क्लासेस है, ऐसे नहीं 1-1, 1.5 घंटे की क्लासेस है। एक सीटिंग में हो जाएंगे 10 से 15 क्लासेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था जो कि पंचायत से रिलेटेड है, वो देखते हैं।
जैसे एट द टाइम ऑफ पीवी नरसिम्हा राव 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, जनता पार्टी की जब सरकार थी तब पार्ट 9 में, ठीक है, पार्ट 9 में जो है पंचायत ऐड की गई। पार्ट 9 मतलब क्या, चैप्टर, जैसे मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में, तो उसमें पंचायत ऐड की गई और शेड्यूल 11 में 29 सब्जेक्ट 29 सब्जेक्ट्स के साथ, ठीक है, 29, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि शेड्यूल 11 में कितने सब्जेक्ट्स है पंचायत से रिलेटेड, तो 29, ठीक है, 29 सब्जेक्ट्स है, जिसमें कि दिया गया है पंचायत की अथॉरिटी क्या है, पंचायत की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके पावर क्या है, पंचायत के बारे में पूरा थरोली डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो शेड्यूल 11 और पार्ट 9 ये याद रखिए। जैसे अब हम वो देखते हैं तो हम देखते हैं म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में। म्यूनसिपालिटी जो है वो अर्बन लोकल ये है बॉडी है, ठीक है, कौन सी बॉडी है, अर्बन लोकल बॉडी। यहाँ पर भी लोकल लोग ही जो है इलेक्ट होके आते हैं, लोकल लोग ही गवर्न करते हैं, ठीक है। तो म्यूनसिपालिटीज़ को अर्बन लोकल बॉडी कहते हैं। इसमें भी शेड्यूल 12 में दिए गए, शेड्यूल 11 शेड्यूल 12 याद रहेगा आपको, 11-12, 11 में पंचायत, 12 में म्यूनसिपालिटी। म्यूनसिपालिटी में भी शेड्यूल 11 में 18 सब्जेक्ट है, जिसमें कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और पावर दी गई, किसकी, म्यूनसिपालिटी की दी गई है, ठीक है, ये याद रखिए। अर्बन लोकल बॉडी है म्यूनसिपालिटी, कुछ नहीं, अर्बन लोकल बॉडी है। नेक्स्ट देखते हैं हम फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो ऐड ऑन की गई है, पहले लिखकर नहीं आई थी 1949 में जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था, तब नहीं था ये लिखा हुआ। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो उन्होंने बहुत ज़्यादा फेरबदल किए कॉन्स्टिट्यूशन में, उन्होंने इतनी दिक्कत पैदा कर दी थी इंडियन लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए थे, ठीक है। इसलिए हमको भी बहुत ज़्यादा याद भी करना पड़ता है, ठीक है। तो पूर्वजों के पाप धो रहे हैं हम, बस कुछ नहीं और। तो इस तरह से देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1976, ये याद रखिए 1976। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं क्योंकि इतने अमेंडमेंट हुए कि ये छोटा कॉन्स्टिट्यूशन ही बन गया, ठीक है। तो तब क्या हुआ, यूएसएसआर क्या है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, जो अभी का रशिया दिख रहा है ना, तो ये बहुत बड़ा था, अब वो कट के एक रशिया और 15 अलग कंट्रीज़ में बन चुका है। पाकिस्तान अफगानिस्तान छोड़ के जितने भी स्थान आपको सुनाई देंगे वो सारे के सारे यूएसएसआर के पार्ट थे एक समय, जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे जो स्थान है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान छोड़ के बाकी स्थान यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे कभी एक समय पर, ठीक है। तो वहाँ से हमने जो है पार्ट 4A, ये भी याद रखिए, पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई है और आर्टिकल 51A के तहत, आर्टिकल 51A के तहत। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, हमारे कर्तव्य है, बस आपने हक तो ले लिए, अब कर्तव्य भी ले लीजिए, ऐसा इंदिरा गांधी जी का कहना था और उन्होंने कर्तव्य भी हमारे सर पर मढ़ दिए, ठीक है। तो टोटल 11 ड्यूटीज़ है, ठीक है। पहले तो 10 ड्यूटीज़ ऐड की गई थी, उसके बाद 2002 में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ठीक है, एक ड्यूटी ऐड ऑन की गई। उसमें कुछ इस तरह से था कि हर पेरेंट्स की ड्यूटी है अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिलाना, ठीक है, अपने बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दिलाना, ये याद रखिए, ठीक है। तो पूरे बाकी की 10 ड्यूटीज़ क्या है वो देख लेते हैं आराम से, ठीक है। तो पहली ड्यूटी कुछ इस तरह से है कि हम भारतीय को नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करनी है, बिल्कुल भी डिफेमेशन करना नहीं है। आप देखेंगे कि इंडिया का फ्लैग कहीं भी आपको ऐसे ही यूज़ नहीं किया, मतलब आप इस तरह से कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन यूके का फ्लैग देखिए, उनके लोग उनके चप्पल पे भी यूके का फ्लैग ला सकते हैं, उनके कपड़ों पे भी यूके का फ्लैग ला सकते हैं, किसी भी तरह से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इंडिया का फ्लैग आप कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते, मतलब डिफेमेशन का मतलब है मानहानि हो सकती है हमारी फ्लैग की, तो आप इज्जत रखेंगे उस फ्लैग की, ठीक है। ये है हमारी पहली ड्यूटी। दूसरी ड्यूटी है कि हमें इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, यूनिटी बनाए रखनी है, हमारी एकता बनाए रखनी है। सोवरेनिटी का मतलब कोई भी फॉरेनर हम पर रूल नहीं करेगा, इस तरह से। और तीसरी ड्यूटी है कि हमें जो है भाईचारा बनाए रखना है, ठीक है, भाईचारा बनाए रखना है, हमारे रिलीजियस में कोई झगड़ा ना हो, कोई दंगा ना हो, ये हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है।
और चौथी ड्यूटी ये है कि हमें जो है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट, जैसे कि कोई लेक है, कोई रिवर है, कोई फॉरेस्ट है, उसका जो है प्रोटेक्शन करना है। हालांकि सरकार डेवलपमेंट के नाम पे पूरी की पूरी जंगल जो है काट दे, कुछ भी कर दे, लेकिन हम भारतीयों को उसका प्रोटेक्शन करना है, ठीक है। मतलब 180 डिग्री शिफ्ट देखिए, ठीक है। और सेफगार्ड ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, क्या मतलब है, जब दंगा वगैरह होता है तो कर्तव्य होता है आपका कि आप पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान ना करें, लेकिन इसके विपरीत चलता है हमेशा जब भी दंगा होता है तो एक कॉमन मैन की दुकान जलाई जाती है, एक कॉमन मैन का ही व्हीकल जलाया जाता है, एक कॉमन मैन का ही नुकसान होता है, ठीक है। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट हमारी फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, उनकी हमें इज्जत करनी है, ठीक है। हमें किसी के बारे में भी कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। और तो क्या है, नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, मतलब अगर कोई वॉर हो जाए और हमें अगर बुलाया जाए नेशनल सर्विस देने के लिए, तो बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी नाना नू के हमें जाना है वहाँ पे, हमारी ये ड्यूटी है इस तरह से। तो ये पूरे 11 जो है ड्यूटीज़ है। आप बस एक बार पढ़ लीजिए, इतना ज़्यादा नहीं आता है, बस आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक एक जो है पढ़ के सुना दिए, ठीक है। तो ये इतना था आज के लिए। हमने देखा डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़। मंडे से हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, पॉलिटी स्टार्ट ही रहेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट स्टार्ट कर लेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और जल्दी सब्जेक्ट ख़त्म करने। थैंक यू so much for watching. Please subscribe to my channel, share this video, like this video, and of course please keep revising. Thank you.